वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने अपने पिछले लेसन में लॉगरिथम पढ़ना शुरू किया था और एक्सरसाइज नंबर 2.2 शायद हम कर रहे थे और उसके अंदर हमने 2.1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म शेड्यूल नोटेशन की थी। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेम एक्सरसाइज है और कोई ऐसी नई चीज़ उसमें नहीं है जिसको कि मैं डिस्कस करूं, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन 3। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें गौर से तो इसमें तमाम के तमाम सवाल जो दिए गए हैं उसके अंदर लॉग लिखा हुआ है। हम लोग एक बात सीख चुके थे, उसको मैं रिकैप करना चाहूँगा कि अगर कोई इक्वेशन है, सपोज a इज इक्वल टू सी, इससे लुक गया था ये ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस है लॉग टू बेस ए है और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो सी है और जो एक्सपोनेंट है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लॉग। दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे कि इसमें जितने भी सवाल दिए वो लॉग की फॉर्म में दिए गए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई हैं। आपको इक्वेशंस हैं ये और आपको इसमें अननोन की वैल्यू मालूम करनी है। अननोन मीन्स नॉर्मली व्हाट आई सी है, इसमें एक्स और वाई और ए मुख्तलिफ अननोन्स दिए गए हैं, आपको इनकी वैल्यू ढूंढनी है और उसके लिए ये जो उसूल है हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। मैं पहला सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आप लोग खुद करें। लेकिन इन सब सवालों को करने का तरीका एक ही है। दिस इज पार्ट 1। नाउ इस उसूल को इस्तेमाल करना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको दिए गए हैं। आप लॉगरिथम को अभी तक इतना ही जानते हैं कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जब हम उसका लॉग लेते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक बेस की एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सपोनेंट है, हम इस शक्ल में और कुछ नहीं कर सकते। इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है, हम इस शक्ल में अगर कोई चीज़ हो तो हम हल करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इसमें जो अननोन है वो ये नंबर है, याद रखिए। इसका इक्विवेलेंट लेंगे, फॉर्म चेंज कर रहे हैं, सेम चीज़ होगी। तो याद रखें कि जो ये नंबर है ये बेस है और ये पावर है और ये किसके बराबर है, एक्स के। ये देखिएगा, ये जो चीज़ है मैं इसको इस शक्ल में लेके आया हूँ। ये चीज़ जो है ये बेस है, ये चीज़ जो है पावर बन गई और यहाँ जो नंबर लिखा है दैट इज़ इक्वल टू द वैल्यू। ये एक्स जो था यहाँ आ गया, इसमें ये पावर है और ये बेस है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस कदर मुमकिन है इसको सिंप्लीफाई करना। तो 1/2 पावर को मैं अपनी आसानी के लिए फिलवत ये करता हूँ कि हम स्क्वायर रूट साइन में चेंज कर देते हैं। ये हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है और रेसिप्रोकल पावर होता है, दैट्स इक्वल टू एक्स। इस शक्ल में जब आ जाए रेडिकल के अंदर कोई नंबर स्क्वायर रूट साइन में जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू, स्क्वायर रूट ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। परफेक्ट का मतलब होल नंबर में इसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, बहुत कोई खौफनाक सी वैल्यू होगी। हम इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं और 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। we'll choose the smallest possible number 2, 8 and then 4. So how many 2s we are getting here? जो फैक्टराइजेशन बन रही 32 की वो बन रही है
2 times 2 times दैट इज इक्वल टू x। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर हम पेयर बनाएंगे फैक्टर्स के, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, जबकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। स्क्वायर रूट साइन में जो पेयर बन जाता है फैक्टर्स का, सेम फैक्टर्स का, वो एक नंबर हम बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट साइन से, क्योंकि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर एक्चुअली। तो ये इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक और 2 बाहर आ जाएगा, जबकि ये वाला 2 स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसको कोई जोड़ीदार नहीं मिल सका। सो ये सिचुएशन आ रही है, ये बन जाएगा दैट्स इक्वल टू x है 2 to the 4 अंडर रूट 2। ज़हन में रखिएगा कि ये 2 times 2 जो है ये इसका एक्सपोनेंट नहीं है, इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स एक छोटा सा नंबर होता है जो यहाँ लिखा जाता है, ये वो इंडेक्स नहीं है, ये नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसका कोफिशिएंट है ये। सो दैट इज़ द वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इस जगह पे क्या नंबर होगा जिसको कि 32 बेस से कन्वर्ट किया जाए तो वो उसका वैल्यू 1/2 आएगी, तो वो होगा 4 अंडर रूट 2। सो दैट इज़ द वे। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल चूज़ करूँगा जिसके अंदर यहाँ हमें नंबर मालूम करना था, अगर कहीं हमें बेस मालूम करनी है तो क्या करेंगे, और कहीं हमें एक्सपोनेंट मालूम करना है तो क्या करेंगे। मैं 2-3 तरह के सवाल इसमें हल करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको एक्सरसाइज को कर सकें। ओके I'm taking a part here, that is part 6. पार्ट 6 में आपको बेस मालूम करना है। लॉग ले रहे हैं हम 64 का एंड बेस है a, आंसर आ रहा है 3। आपको इस a की वैल्यू मालूम करनी है, अननोन है। इस लॉगरिथम का जो बेस है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे बगैर कुछ सोचे हुए कि इसका क्या बनेगा। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। एक डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आई है, क्यूब आ रहा है, यहाँ a की पावर 3 64 आ रहा है। कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पावर 3 है, हमें यहाँ पे भी पावर 3 क्रिएट कर देनी चाहिए। किसी भी 64 को इस तरह हमें कन्वर्ट करना चाहिए कि इसकी पावर 3 आ जाए। देखिए मैं 64 के फैक्टर्स बनाना शुरू करता हूँ। लेट्स सी के 64 के क्या फैक्टर्स बनते हैं। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर कर लेते हैं इसके अंदर। 2 से डिवाइड करेंगे अगर चाहे तो 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2। तो कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? फैक्टर्स तो सेम आ रहे हैं, 2 ही आ रहा है, लेकिन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। हमें कितने चाहिए? हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। अगर 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो क्या हो सकता है, तो हम अगर इस तरह से इसके कपलिंग कर लें, इन फैक्टर्स को मिला लें, तो क्या बन जाएंगे? 3 फैक्टर हो जाएंगे। 2 2 क्या बनेगा? 4, ये भी 4, ये भी 4। तो 4 4 16, 16 4 64। तो इस तरह 4 की पावर 64 जो है दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये एक फैक्टराइजेशन हमने ट्रायल एंड एरर से की है अपनी। सो वी गॉट हियर a क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। ये 64 के 3 फैक्टर्स हमने बनाने एक ही जैसे, चूँकि यहाँ पावर 3 है। सो इस तरह से हमें 4 की पावर 3 मिल जाएगी ना। अब ये दो चीज़ें इक्वल हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हैं। इसका मतलब ये होगा कि इनके बेसिस भी सेम होंगे। मैं कोई प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, इस जगह पे हम लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों नंबर इक्वल हैं। सो ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये सिचुएशन है और हम देख रहे हैं कि 3 इज इक्वल टू 3, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, देन बेस इज इक्वल टू बेस। अगर दो नंबर बराबर हैं
तो और अगर उनके एक्सपोनेंट इक्वल है तो उनके बेस भी इक्वल होंगे, या उनके बेस इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे अगर वो नंबर बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि a इज़ इक्वल टू 4, सॉरी हेयर 3 इज़ इक्वल टू 3 है, ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये दोनों बराबर है। देन इसका मतलब ये हुआ कि a विल बी इक्वल टू 4। ये इस स्टेटमेंट से मतलब हमने निकाला, ये मतलब निकाला है, दिस इज़ लॉजिक, दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। हमें ये पता है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, जिसका मतलब एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर होगा, ये चीज़ बराबर होगी इसके, और ये चीज़ बराबर होगी इसके। बेस बेस के बराबर होगा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर होगा। अब चूंकि एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे देन, और अगर ये दोनों बराबर होते, सेम होते, तो हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते थे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। एनी हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a दैट्स इक्वल टू 4। सो दिस इज द एग्जाम्पल इन विच हमें बेस मालूम करना था, तो वी कैलकुलेटेड बेस है। लेकिन इसके अंदर जो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, ये लॉजिक से सॉल्व किया है, और जब हम लॉजिक से सॉल्व करते हैं, किसी चीज़ को इक्वेट करते हैं, तो ये निशान लगाते हैं। इस निशान का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर, ये निशान का मतलब है कि अगर, सिर्फ अगर ऐसा है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, देन तो फिर ये 3 के बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। एक्सपोनेंट इक्वल होंगे और बेसिस भी इक्वल होने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिकल रूल है। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव। इसमें हमने बेस मालूम किया था, इससे पहले वाली एग्जांपल में हमने नंबर मालूम किया था। मैं अब ऐसा सवाल देखना चाह रहा हूँ जिसके अंदर कि हमें नंबर ही कैलकुलेट करना हो। एक्सपोनेंट में यहाँ दिया हुआ है, 9th पार्ट में करता हूँ इसके अंदर। मैं देखूँगा अगर कोई और सवाल मुझे ज़रा मुख्तलिफ लगा जो शायद बच्चों के लिए मुश्किल हो, तो मैं मुश्किल पैदा करे, मैं उसे भी कर दूँगा। दिस इज़ 9th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट सेज log to base 64 of 8 is equal to x upon 2। आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। तरीक़ेकार हम डिस्कस कर चुके हैं, यही हमारा रूल है कि ये चीज़ दी गई है, हमें पहले इस शक्ल में लेकर आना है उसको, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। इसके लिए भी ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। हमें मालूम है कि बेस है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये होगा 64 की पावर x अपॉन 2। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लीजिए, कन्वीनियंट हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 8। अब क्या किया जाए x की वैल्यू निकालने के लिए? एक्सपोनेंट के अंदर अननोन आ रहा है, यहाँ अपॉन 2 भी लिखा हुआ है। ऐसी सूरत में आई विल एडवाइस यू, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो आप दोनों नंबर्स को स्मॉलेस्ट बिट्स में तोड़ लीजिए, स्मॉलेस्ट फैक्टर्स के अंदर तोड़ लीजिए और उसकी एक्सपोनेंट बना लीजिए। लेट्स सी कि उससे क्या होता है। देखिए 64 के फैक्टर्स हमने अभी बनाए थे तो कुछ देर पहले, 2 1 2 3 4 5 6। 64 का मतलब है 2 की पावर 6। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसलिए हम इट इम्प्लाइज का निशान लगा रहे हैं। सॉरी, नाउ वी हैव टू रिप्लेस 64 with the smallest possible base 2 raised to the power 6। आप यहाँ से आप देख सकते हैं 8 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 की पावर 3। इस तरह से हम बेसिस को इक्वल कर रहे हैं। बेस इक्वल हो जाएंगे तो फिर आपको पता है कि एक्सपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसको जितना भी, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ पे भी 2 है, इसकी भी कुछ पावर है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 6 x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6 को x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3x से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 3x। तो ये बन गया
2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। हम उसी सिचुएशन में वापस आ गए जैसे पिछले सवाल में हमने किया था कि ये दो टर्म्स हैं जो कि सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, दे आर सेम टर्म्स एक्चुअली। इक्वल का मतलब सेम होता है। अगर दो टर्म्स सेम है तो इसका मतलब इनके एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स के बराबर होंगे और बेसिस बेसिस के बराबर होने चाहिए। बेस को तो हमने इक्वल कर लिया, ये देख रहे हैं कि बेस जो है इक्वल है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों तो इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर है। इस स्टेटमेंट को लिखना कैसे है कि चूंकि दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ बेस इज इक्वल टू बेस, 2 इज इक्वल टू 2, then 3x will be equal to 3, 3x is equal to 3। क्या यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 3x इक्वल टू 3, इसमें 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के से डिवाइड करेगा, सो 3/3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सो इस जगह पे x की एक्चुअली ये 1/2 है, यहाँ पे लिखा हुआ। 64 का अगर हम पावर 1/2 करेंगे तो 8 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 2 आता है, 8 आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। लेट मी सी कि अगर कोई और सवाल जो ज़रा मुख्तलिफ लगे मुझे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट 8 और 7 ये दो पार्ट मैं करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपोनेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो शायद कोई नए डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। लेट्स सी दैट। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, एक ही तरीका है, ये उसूल है जो कि सारे के सारे सवालों को हल करेगा। सो लेट्स सी दैट। पहले मैं 7th पार्ट कर रहा हूँ एंड देन वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज टुडे। ये है log टू बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 आ रहा है, इसलिए सवाल ने मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि लेट्स डिस्कस। एक्सपोनेंट 0 की मैंने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन एक्सपोनेंट 0 का हमने इस्तेमाल अभी तक देखा नहीं कहीं पे। तो लेट्स सी कि एक्सपोनेंट 0 करता क्या है। देखिए, पहला काम, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए। ये a है और ये पावर है 0, दैट्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसके अंदर a की वैल्यू क्या होगी? a क्या हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर है, अगर उसका एक्सपोनेंट हम 0 कर दें तो वो बराबर हो जाता है 1 के। दिस इज अ रूल। एक्सपोनेंट 0 इंडेक्स, ओके, वी कैन कॉल इट 0 इंडेक्स। जब भी 0 इंडेक्स होगा किसी भी नंबर का तो वो 1 बन जाएगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, मैंने n लिख दिया। नेचुरल नंबर तो मेरा मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे x लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। आई वॉन्ट टू शो जस्ट अ वेरिएबल, कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। अब x क्या हो सकता है? x कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक नंबर नहीं हो सकता है इसमें। x हर वैल्यू ले सकता है। इस चीज़ को हम इस तरह लिखते हैं, ऑल दी वैल्यूज़, ये उल्टा a का निशान बनाया जाता है, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ, फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि ये x की हर वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू है, मगर देयर इज अ बट, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x विच इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन x एक वैल्यू नहीं ले सकता, वो है 0। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि 0 की पावर 0, मैंने आपको समझाया था कि 0 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो ये चीज़ हमें नहीं मालूम कि ये क्या होती है।
ये अभी तक मैथ्स में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इसे अनडिफाइंड भी कहते हैं, इसे अनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, कुछ मैथमेटिशियंस को अनडिफाइंड कहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम। एक्चुअली ये ऐसी चीज़ है जो कंट्रोवर्शियल है मैथ्स में, इसके बारे में बात करना ही बेकार है, टाइम ज़ाया करना है। सो हमें पता है कि 0 की पावर 0 मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करती, मैथ्स में होती ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालना ही, इसके बारे में सोचना, ये हमारे फिल वक्त इस सिलेबस के स्कोप से बाहर की बात है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें थ्योरेटिकली बतानी पड़ेगी, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ए की पावर 0 1 आ रहा है, तो ज़ीरो इंडेक्स से का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ का इंडेक्स 0 होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर आप लगाएं उसकी पावर 0 करेंगे वो 1 ही आता रहेगा, ट्रू होगा सबके लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे जो कि जिसके लिए ये नहीं होगा ट्रू, वो क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। हम कह रहे हैं ए, इसके लिए ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए विच आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए की हर वैल्यू आ सकती है लेकिन 0 नहीं आ सकती, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर रखें, कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर हम 0 करेंगे दैट विल क्विकली गो टू 1, वो 1 बन जाएगा विदाउट एनी राइम और रीज़न। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से पावर 0 1 बनाती है। नाउ तो ये इसका जवाब होगा, ए की तमाम वैल्यूज़ इसमें आएंगी, ए की जगह सब वैल्यूज़ आ सकती हैं, हर नंबर आ सकता है, लेकिन एक नंबर सिर्फ नहीं आएगा, वो है 0। सो दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसकी एक डिफरेंट लॉजिक थी, इसलिए मैंने चाहा कि इसको डिस्कस करें। इसका करने में तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक रीज़न है जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आई एम क्विकली रशिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ हियर, पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड लेट्स सी कि वो क्या कह रहा है। मुझे लगता है उसमें भी कोई अच्छी डिस्कशन देखने को मिलेगी। It says log to base of 55 of 55 is equal to y। मेरे ख्याल ये इसका आंसर तो आप लोग वर्बली गैस कर सकते हैं, ओरली विदाउट डूइंग इट, कि बेस 55 है और नंबर भी 55 आ रहा है, तो पावर क्या होगी। बहुत आसान सी बात है, लेकिन हम बहरहाल इसको पूरे प्रोसेस से करके देखते हैं। मैं शॉर्टकट और वर्बल आंसर्स पे नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे बेस 55 है, पावर y, और ये नंबर है 55। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, 55 और 55 ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। इसकी एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 55 की, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो एक्सपोनेंट 1 होता है। सो फिर यही निशान लगाएंगे कि 55 के बराबर है, देन y किसके बराबर होगा, 1 के। ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बेस के बराबर है, तो एक्सपोनेंट के बराबर होगा। सो दैट्स ऑल। सो विद होप कि आप लोग बाकी सवालात को, इसमें से 4-5 सवाल, 9 पार्ट्स दिए हैं, 4-5 सवाल मैं इसमें कर चुका हूँ आपके लिए, कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं, आप उसको कोशिश करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो ये चैनल आपके लिए है, आप लोग इस पर अपने कमेंट्स में लिखिए कि ये इस तरह के सवालात में मुश्किल पेश आती है, कुछ टाइप के सवालात हैं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को तंग करता है, आप लोगों को मुश्किल लगता है, अपने कमेंट्स में लिखिए। वी विल ट्राई टू टेक आवर टाइम फॉर योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।